हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का सैम्पल पेपर करने वाले हैं। ये हिंदी का फर्स्ट सैम्पल पेपर है। इससे पहले हम लोग साइंस में जो पहला सैम्पल पेपर है साइंस का, उसको हम लोग देख चुके हैं। उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है और उसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम लोग जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। प्रोबेबली आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएसटी का भी एक सैम्पल पेपर देखेंगे, साइंस का भी एक सैम्पल पेपर देखेंगे, मैथ्स का भी एक सैम्पल पेपर देखेंगे, साथ ही साथ इंग्लिश का भी एक सैम्पल पेपर देखेंगे, ठीक है। यानी कि मोटा मोटी सारे सब्जेक्ट का एक एक सैम्पल पेपर देखेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सैम्पल पेपर का वीडियो अपलोड हो, ताकि आपको अब अंत समय में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर से आपको आसानी हो ये चीज़ पढ़ने में, ठीक है। साथ ही साथ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने हैं, हिंदी का जो कोड ए है, और सॉरी जो हिंदी ए है उसका जो कोड 0002 है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ये टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और प्लस जो वेरी शॉर्ट वाला क्वेश्चन है उसका सेक्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखना संभव थोड़ा नहीं होता है, दिक्कत होता है। इस वजह से हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस जो वेरी शॉर्ट है उसको हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बस इसमें 2 ही सेक्शन देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका जो निर्देश है, यानी कि इसका जो इंस्ट्रक्शन है पेपर का उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये नहीं कि पहला पढ़ते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी जितना भी सवाल है सब क्या है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, सबको आपको कंपलसरी है, सबको आपको करना है, ठीक है। जिसमें कि क्या है, 4 पार्ट है, यानी 4 खंड है, क ख ग और घ है, ठीक है। टोटल 4 है। पहला खंड ख में कितना है, ये 2 प्रश्न है और उप प्रश्नों की संख्या कितना है, 10 है, ठीक है। यानी 2 मेन प्रश्न है और उसमें जो उसके अंदर का जो प्रश्न है वो कितना है, 10 है। आगे देखते हैं, खंड जो सेकंड है, यानी कि सेकंड जो पार्ट है उसमें कितना 4 प्रश्न है और उसमें उप प्रश्नों की संख्या मतलब उसमें कितना है, वो है 20 है। आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि उसमें जो 16 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर देना अनिवार्य है। बाकी 20 में से 4 जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शनल टाइप का रहेगा। जो सी है उसमें क्या है, 5 प्रश्न है और उसमें कितना संख्या है, 20 है। जो सेक्शन डी है उसमें 4 प्रश्न है और उसके जो सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो देना अनिवार्य है सेक्शन डी में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो खंड क है, इसमें हम लोग को क्या देखना है, टोटल 14 मार्क्स का है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसका जो गद्यांश है उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको क्या देना है, उसका सवाल देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं कि आज विश्व के कई देशों में अदरक वाली भारतीय चाय का चस्का लोगों को ऐसा लग गया है कि वहाँ हर कोई भारतीय चाय का शौकीन हो गया है। इसके अलावा भारत में कुल्हड़ वाली चाय भी काफ़ी लोकप्रिय है। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। भारत की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई, ये देखिएगा एक सेकंड, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। भारत ने मिलान में हुई अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की बैठक में प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी अधिसूचना में कहा कि हम विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में चाय के योगदान को लेकर दुनिया को जागरूक करना चाहते हैं, ताकि वर्ष 2030 के सतत विकास से जुड़े लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के विश्वास है कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित करने से इसके उत्पादन और खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में चाय के लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन का लक्ष्य चाय के अस्थायी उत्पादन और खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना, भूख और गरीबी से लड़ने के इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा पैसेज है, ज़्यादा समय पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चाय के औषधीय गुणों के साथ सांस्कृतिक महत्व को भी मान्यता दी है। विश्व में चाय के प्रमुख उत्पादकों में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका शामिल है, जबकि विश्व के 4 बड़े उत्पादक देशों में क्रमशः चीन, भारत, कीनिया और श्रीलंका शामिल है। विश्व के कुल चाय उत्पादन में इन देशों की हिस्सेदारी 75% है। भारत
विश्व में चाय उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। भारत में चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु शामिल है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन सर्वाधिक यानी कि असम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में लगभग 13,000 चाय बागान है। कितना है टोटल? 13,000 बागान है, ठीक है, जो 80 लाख से अधिक श्रमिकों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। चाय एक श्रम आधारित योग है। इसीलिए भारत जैसे देश के इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं। चाय की चुनाई के लिए अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है। इनसे कोमल पत्तियां नष्ट न हो, इनकी कोमल अंगुलियों के कारण ही चाय के उद्यानों में स्त्री मजदूर द्वारा पत्तियां तोड़ी जाती हैं। चाय की पत्ती तोड़ने के काम के लिए श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है, चाहे वह चिलचिलाती धूप हो या बारिश में। वो आमतौर पर इस हिस्से तक पहुंचने के लिए चाय को 4-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जहां से वो चाय की पत्तियां चुनते हैं। तो अब सब समझते हैं जो आपने ये जो पैसेज है इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या है, यानी इसका जो आंसर है क्वेश्चन आंसर उसको हम लोग देखते हैं। यानी जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? एसर्शन और रीजन है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि पहला एसर्शन दिया हुआ है, दूसरा उसका रीजन दिया रहेगा, ठीक है। इसको आपको चुनना है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है, जो कि सही है। और रीजन इसका क्या है कि विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की चाय को सहमति समझाना है, ठीक है। दोनों सही है, यानी कि जो ऑप्शन सी है इसका कि कथन ए सही है, और जो रीजन है वो क्या है उसका सही व्याख्या है। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और दोनों का एक्सप्लेनेशन क्या है? सही भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इसके साथ ही ये कौन सा कथन सत्य है? सौंधी खुशबू होती है, लाजवाब स्वाद होता है, बहुत महंगा तो नहीं होता है, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। यानी कि 1, 2 और ये 4 इसका आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कॉलम ए और कॉलम 2 को सही सुमेलित करना है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। तो एक का आप मान लो 2, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कौन है? तो ये है इसका असम है। तो बी का क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। तो क्या होना चाहिए इसका? 3 का 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ए का 2 और बी का 3 और ये 3 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? ठीक है, यानी कि आप समझिए ऐसा कि पूछ ये रहा है कि एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं पहले, कि पूछ रहा है क्वेश्चन ये है आपका कि जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है उसमें उत्पादन यानी कि चाय जो उत्पादन होगा, उसका जो प्रोडक्शन होगा और उसका जो कंजप्शन होगा उसको बढ़ाने में क्या भूमिका रोल करेगा, ठीक है। यही आपका यही सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, इनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका होगा। अगर हम लोग पैसेज में देखते हैं तो इसको हम इधर से देख सकते हैं कि कहाँ है, एक सेकंड इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के चाय लंबे इतिहास और गहरे सांस्कृतिक आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसका इस अस्थायी उत्पादन खपत के पक्ष में गतिविधियों को लागू करने के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना और भूख से गरीबी लड़ने के महत्व के बारे में समझाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि इसका जो इम्पोर्टेंट योगदान है उसको भी करना जरूरी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी क्या है इसका कह सकते हैं कि करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिनका क्या है आजीविका इन पर निर्भर है। इसीलिए क्या है कि चाय दिवस एक डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि इसका जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए और उसका कंजम्पशन है उसमें लोगों में जागरूकता फैलाया जाए कि चाय कैसे उत्पादन करना है, चाय कैसे कंजम्पशन करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
5 देखते हैं कि चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। कैसे? यानी कि जो चाय है उसमें जो लेबर फोर्स है, यानी कि जो मजदूर काम करते हैं, उस पर आधारित ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री है। तो कैसे है इसका? तो आप देख सकते हैं कि जो चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक करके तोड़ी जाती हैं। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। यह श्रम साध्य कार्य, आप ऐसा समझ सकते हो। आप लिख सकते हो इसको कि चाय है वो क्या है, एक ऐसा आप लेम लैंग्वेज में लिख सकते हो कि चाय जो वाला जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि सावधानी से एक एक करके पत्तियां नाजुक तोड़ी जाती है, और इसके लिए मशीन का उपयोग करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि लेबर लगते हैं। इसीलिए ये जो चाय का जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है कि लेबर आधारित ये पूरा का पूरा ये वर्कफोर्स इंडस्ट्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न पूछकर उत्तर लिखे। ठीक है। यानी कि क्या है, पूरा एक जो है एक पोएट्री है, यानी कि क्या है, पोएम है। इसको आपको पढ़ना है और क्या करना है, किससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखना है। क्वेश्चन हम लोग पोएट्री पढ़ते पहले। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेनाओं पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरस होकर असंख्य पर लूट वह एक सेकंड, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, कैसा लाघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार। किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में बिहार। व्यूह पर व्यूह फट जाते, संग्राम उजड़ जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देखो, मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिर गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। ये रश्मि रथी जो है एक पूरा का पूरा क्या है, कविता का एक मतलब समझ लिया कि काव्य है, किताब है। किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। इसका जो कविता है इसका थोड़ा सा हम आपको क्या देते हैं कि थोड़ा सा आपको हम इसका समरी टाइप को बताते हैं कि ये जो पूरा का कविता है वो महाभारत के बैटल फील्ड पे आधारित है। जिसमें क्या है कि जो ये पूरा जो ये आप समझ सकते हो, ये जो पूरा लाइन है उसमें क्या होता है, कर्ण का जो पौरुष बल है, ठीक है ना, इसका जो ताकत है, कर्ण का जो कौशलता है, उनका जो युद्ध करने का जो क्षमता है, उसको पूरा का पूरा बखान किया गया है। साथ ही साथ क्या है इसमें भी क्या है, सेम चीज़ है कि उनका जो वीरता है वो इतना आसान नहीं है। वो क्या होता है, वो एक अलग ही उनका जो ऑरा है आप कह सकते हो। ठीक है। साथ ही साथ कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा कोई शायद पुरुष होगा जो कर्ण को रोक पाएगा। मैं जानता हूँ कि मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम भी वीर हो, लेकिन कर्ण को भी मैं तुमसे ज़्यादा मन में ही क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हो कि मन ही मन तुझसे बड़ा वीर मैं इसे मानता आया हूँ। यानी कि मैं हूँ जो क्या हूँ कि कर्ण को तुमसे ज़्यादा वीर मानता हूँ। अपने मन में, कभी बताया नहीं पर मन में मानता हूँ कि कर्ण तुमसे ज़्यादा वीर है। ठीक है। और बोलते हैं कि आज इसका जो वीरता है वो इतना चरम पे है कि मुझे नहीं लगता है कि धनुर्धर को कोई रन में हरा पाएगा। ठीक है। इनका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे पढ़ते हैं कि किसकी प्रशंसा कर रहा है, जो कविता है, काव्यांश है, किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो प्रशंसा किसकी हो रहा है? कृष्ण कर रहे हैं। किसकी? कर्ण की। कौन किसका कर रहा है? तो कृष्ण भगवान कर रहे हैं कर्ण की। ऑप्शन 20 का सही है। देखिएगा, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इनका जो पौरुष बल है, इनका जो कर्ण का जो पौरुष बल है, उन्होंने ये क्या कहा है कि जे कह सकते हैं कि पांडव सेना पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था। यानी कि जो कर्ण का जो पौरुष है वो क्या कर रहा था, पांडव सेना को, यानी जो अर्जुन वाला जो साइड था उनको क्या कर रहा था कि बार बार चुनौती दे रहा था। यानी बोल रहा था कि जो आप कह सकते हो कि वो इतना ताकतवर है कि पांडव भी उनसे हड़के हुए थे। आगे सकते हैं, दूसरा देखते हैं, पांडव सेना ने चारों ओर से घेर लिया था। नहीं, ये तो गलत है। ठीक है। समर क्षेत्र में केवल उनके बाण दिखाई दे रहे थे, ये भी सही है। समर क्षेत्र में केवल उनकी हुंकार सुनाई दे रहे थे, सही था। यानी कि 1, 3 और 4। ठीक है। एक देखते हैं 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे देखते हैं,
कथन ए और असर्शन रीजन देखिए, कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई थी, सही है, ठीक है, सही है ये पहला। कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था, दोनों सही है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि ए और बी दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गूढ़ वचन बताया? आप समझ लिए कि जो कर्ण जो भगवान कृष्ण हैं उन्होंने कर्ण अर्जुन को क्या बताया? उन्होंने क्या बताया कि देखो आज तक मैं तुम्हें बताया तो नहीं हूँ, लेकिन मन ही मन में देखिए कह सकते हो कि जो आज मतलब कि कर्ण का जो चरम है वो इतना ज़्यादा है, उनका वीरता का जो चरम इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई धनुर्धर उनको हरा पाएगा। साथ ही साथ क्या है कि वो कहते हैं कि कर्ण अर्जुन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम बहुत बलवान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत रण कौशल में बहुत ज़्यादा निपुण हो, लेकिन मैं अपने मन में ही तुमसे बड़ा वीर किसको मानता आया हूँ? कर्ण को मानता आया हूँ। तो कृष्ण भगवान ने क्या बताया था कि कौन सा गुण वचन बताया था कि देखो मैं मानता हूँ कि तुम बलवान हो, पर मन में ही तुमसे ज़्यादा बलवान मैं किसको मानता हूँ? कर्ण को मानता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं कि कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे कि उनके बारे में ये सोच रहे थे कि क्या कोई संसार में ऐसा कोई धनुर्धर है कि कर्ण को हरा पाएगा। क्योंकि लास्ट लाइन जो आप इसमें पढ़ रहे हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है कि और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। यानी कहते हैं कि जो मैं इनके जो वीरता है उनको ना देख के हैरान हूँ कि क्या कोई संसार में ऐसा कोई धनुर्धर है जो इनको जीत सके, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये इसका लास्ट का आंसर था। आगे देखते हैं खंड जो बी है यानी कि खंड ख है उसमें व्यवहारिक व्याकरण है। कैसा है? व्यवहारिक व्याकरण है, इसको पढ़ते हैं। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखे, ठीक है। अब देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद, ठीक है, और आधारित यानी रचना के आधार पर जो ये क्वेश्चन है वो क्या है? रचना के आधार पर वाक्य भेद का है, उसको किस में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। पहला जो है वो क्या है कि हवलदार साहब चौराहा पर रुकते हुए और मूर्ति को देखते थे, यानी कि इसको ये जो क्या है कि एक समझ लिए कि कॉम्प्लेक्स में है, इसको हम लोग क्या करना है? सिंपल में बदलना है। तो आप कह सकते हो कि हवलदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। ये जो और जो है और यहाँ पे थे देखिएगा कि रुकते थे और देखते थे, तो ये जो है इसको आप हटा सकते हो। इसमें क्या सकते हो कि हवलदार साहब चौराहे पर रुक कर, आप कह सकते हो यहाँ से ये दोनों को हटाइए, रुक कर आप ऐसे लग सकते हो, रुक कर और मूर्ति को देखते थे। क्या करते थे? देखते थे। अब देखिए ये जो शब्द है वो क्या है? सिंपल में आ गया कि हवलदार साहब चौराहे पर रुक कर मूर्ति को देखते थे। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं जो सेकंड है वो क्या है? जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कहता है कि जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। इसको संयुक्त वाक्य में बदलिए, ठीक है। ये जो वाक्य है वो कैसा है? सिंपल है, उसका आपको क्या करना है? जो कंपोजिट सेंटेंस में बदलना है। तो आप क्या इसका लिख सकते हो? जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। आप कह सकते हो कि जाड़ा आता और बाल गोविंद एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, ठीक है। जिसमें आपको क्या करना है? ये जो तब है ना और जब है, तब जब को हटा के क्या करना है कि यहाँ पे और जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और जोड़ना है, ठीक है ना। इतना से आपका काम हो जाएगा। ये जो जब और तब है उसको हटाना है और क्या करना है? और इसमें जोड़ देना है। क्या करना है? और जोड़ना है। इससे क्या हो जाएगा? आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं रीढ़ नरकट से बनाई जाती जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? रीढ़ नरकट, जो रीढ़ है वो किससे बनाया जाता है? नरकट से बनाया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? डुमराव के मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाया जाती है, ठीक है ना। आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखिए। तो इसमें जो आश्रित शब्द है उसका क्या करना है? उसका भेद छांटकर उसका उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखना है, ठीक है ना। तो हम इसका देखते हैं क्या आ जाएगा कि जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पे है, ये जो है जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पे है, ये क्या है? उपवाक्य है। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। समझिएगा कि मेन जो लाइन है वो क्या है? ये है। और इसका जो हेल्पिंग आप कह सकते हो, जो हेल्पिंग सेंटेंस है वो क्या है? ये वाला है। आश्रित उपवाक्य मतलब हेल्पिंग सेंटेंस। आप समझ रहे हो ना हम क्या बोलना चाहते हैं। तो ये जो सेकंड लाइन है, डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती, ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। और इसका जो आश्रित उपवाक्य का भेद क्या है? तो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। क्या है?
विशेषण है। क्या है ये? विशेषण है। विशेषण क्यों है आपको बताते हैं। विशेषण आश्रित वाक्य, आप समझिएगा कि ये जो मेन चीज़ है वो है कि जो रीढ़ है वो किससे बनाया जाता है? नरकट से। और इसका मुख्यता क्या है कि कहाँ मिलता है? ये मिलता है डुमरांव में। तो आप समझिए कि नरकट है वो मेन चीज़ है। और इसका विशेषता क्या है कि ये मिलता कहाँ? सोन नदी पर मिलता है। विशेषता क्या है इसका? सोन नदी पर मिलता है। तो ये कैसा वाक्य है? एक विशेषण आश्रित उपवाक्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मुंद गई। क्या हुआ? मुंद गई। इसको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में बदलना है। किसमें? मिश्र वाक्य में। तो इसका मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा? जैसे ही, क्या होगा? जैसे ही, जैसे आपको जैसे ही वैसे ही आपको लगाना होता है। तो जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मुंद गई। जैसे क्या हुआ? जैसे कि ये सिंपल सेंटेंस में है, इसको आपको मिश्र में करना है। तो आपको क्या करना होता है कि आपको करना होता है कि जैसे और वैसे लगाना होता है। तो जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें क्या हुआ? मुंद गई। ठीक है, आपको होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है और उसी की थापों पर सोती है। ठीक है ना। इसका कहने का मतलब हुआ कि जो संगीत है इस काशी में वो कितना है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। वो जो सुबह सुबह जो लोग सुबह क्या होता है? संगीत बजाते हैं, जिससे पूरा ऐसा लगता है कि पूरा शहर क्या हो गया? जाग गया। और संगीत, दिन भर संगीत चलते रहता है, जिन्हें के थापों पे कह सकते हो कि सोती है। ठीक है ना। आगे बताते हैं कि ये जो है वो कैसा है? एक संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। संयुक्त वाक्य। ठीक है ना। ये कैसा है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है? दोनों तरह का है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि ये और लगा हुआ है ना, तो एक लाइन ये है, ये एक है। ठीक है ना। ये कैसा है? कंपोजिट है, यानी कि संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है। इसमें से आपको करना है कि जो वाच्य होता है उसको बदलना होता है। तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। ये कैसा है? कर्म वाच्य में बदलना है। ठीक है ना। इसको कैसे बदलना है? कर्म वाच्य में। तो आप इसका लिख सकते हो कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। आप इसको क्या लिख सकते हो कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी के मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको कहीं कॉपी पर लिखना है तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि अभी मेरे पास उतना डिवाइस नहीं है, मेरे पास उतना कोई आप कह सकते हो मटेरियल नहीं जिससे कि आपको हम लिख के अच्छे से बता सकें। पर 1-2 दिन में ही ये चीज़ें आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम क्या करेंगे कि सब क्वेश्चन का आंसर आपको हम लिख के बताएंगे क्लास में ही। बस 1-2 दिन का अभी इंतजार है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है ना। देखिए, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है। ये क्या है? एक कर्तव्यवाच्य में आपको बदलना है। कैसे बदलना है? कर्तव्यवाच्य में आपको बदलना है। ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है ना। आपको क्या करना है? नवाब साहब, ये जो द्वारा है ना इसको हटाइए। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ठीक है। बस इतना ही है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। इसको कैसा बदलना है? भाववाच्य में बदलना है। कैसा बदलना है? भाववाच्य में। तो इसका क्या लिख सकते हो? बिना सहारे दादाजी आप लिख सकते हो कि बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। कैसा नहीं किया जाता है? चला नहीं जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की है। किसने की है? स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा का कहानी की रचना की है। ठीक है। इसको कैसा करना है? वाच्य पहचान कर भेद बताइए। तो ये कैसा वाच्य है? ये कैसा है? एक ऐसा है, ये कर्तव्य वाच्य। कैसा है? कर्तव्य वाच्य। ये वाला कैसा है? ये वाला वाच्य। ठीक है ना। आगे देखते हैं, कर्म की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? ठीक है ना। तो ये कैसा है? जो ये क्वेश्चन है, कर्म की प्रधानता वाले, जिसमें कर्म प्रधान होता है, यानी जो काम होता है वो मेन चीज होता है, तो उसमें कैसा वाच्य होता है? तो वो होता है कर्म वाच्य। कैसा होता है? कर्म वाच्य कर्म होता है। ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निर्देशानुसार पद
पर आधारित 5 प्रश्नों से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। यानी जो ये टोटल 5 सवाल है वो किस पे द्वारा है, वो पद परिचय से है और इन्हीं का 500 का आंसर लिखना है। आगे देखते हैं कि 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखना है, ठीक है ना। आगे बताते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं, हम 5 का आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। पहला जो हम लोग देखते हैं वो क्या है कि पान वाला नया पान खा रहा था, ठीक है। ये क्या है कि पान वाला नया पान खा रहा था। तो जो नया है, ये जो नया है, ये इसको हमको जो अंदर जो अंडरलाइन है ना, उसी का हमको करना है, ठीक है ना। तो नया जो है वो क्या है, वो एक विशेषण है। क्या है? विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि विशेषता बता रहा है कि नया है कि पुराना है कि टूटा है कि फूटा है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये गुणवाचक भी है। कैसा है? गुणवाचक। दूसरा तीसरा क्या है कि पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये एक वचन है। क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। आगे क्या है, जो पान है, क्या है, वो पान जो है वो क्या है, विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है, ठीक है। विशेष है। आई होप ये समझ में आ रहा हो कि हम क्या बोलना चाहते हैं कि जो नया है वो क्या है, सबसे पहले तो विशेषण है। दूसरा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। कैसा है? गुणवाचक विशेषण है। पुल्लिंग है और एक क्या है, एक वचन है। क्या है? एक वचन है, यानी सिंगुलर है। उसके साथ साथ क्या है, ये पान जो है वो क्या है, विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। वक्त काटने के लिए क्या खरीदा है? खीरे। और इसमें खरीदे होंगे वो क्या है, मेरा अंडरलाइन है, इसी का आपको बताना है। तो खरीदे होंगे ये क्रिया को दर्शाता है। ये क्या है? एक काम है। जो खरीदना क्या है, एक तरह का काम है। तो क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और ये कैसा काम हो रहा है, ये कैसा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कैसा है? सकर्मक क्रिया है। कैसा है? सकर्मक क्रिया। क्रिया कैसा है? सकर्मक है। और क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। और क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, भूतकाल भी है। क्या है? भूतकाल है। क्या है? भूतकाल क्यों लिखा है? क्योंकि खरीदा है ना, कुछ देर पहले खरीदा होगा, कल खरीदा होगा, परसों खरीदा होगा, 10 दिन पहले खरीदा होगा, ठीक है। तो वक्त काटने के लिए खरीदा है, खरीदा है। तो इसमें जो क्रिया है वो कैसा है? सकर्मक क्रिया है। जो और क्या है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। साथ ही साथ क्या है, बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। और क्या है, ये भूतकाल है। क्या है? भूतकाल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ग विद्यालय के साथ एक ही डाकघर है। कैसा है? एक ही डाक है। विद्यालय के साथ क्या है, एक ही डाकघर है। तो ये जो के साथ है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये संबंध बोधक है। क्या है? ये संबंध बोधक है। और संबंध बोधक क्या है? अव्यय है। क्या है? ये अव्यय है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि ये एक घर और डाक खाने के बीच के संबंधता को दर्शाता है, ठीक है ना। आप समझिए कि जो डाक घर है और इसका जो विद्यालय है, इसके बीच में क्या है, एक तरह का रिलेशन है कि जो ये डाक घर है वो किससे रिलेटेड है? विद्यालय से। और इस विद्यालय, ये जो रिलेशन, इसको कौन दर्शाता है? के साथ वाला जो अंडरलाइन शब्द है ये आपको दर्शाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाह भाई खूब। क्या? वाह भाई खूब, क्या आइडिया। यानी जो ये लाइन है वाह है, इसका आपको हमको बताना है। तो ये क्या है, विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। क्या है? जो एक क्या है कि विस्मय से वो कह रहा है कि वाह, मतलब वो क्या है, अमेज्ड है, अचंभा हो कि क्या है वो, कि वाह भाई वाह, क्या आइडिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये प्रशंसा सूचक है। क्या है? प्रशंसा सूचक है। प्रशंसा सूचक क्यों है? क्योंकि ये जो है ना, एक तरह क्या है, ये अप्रेज कर रहा है कि वाह क्या आइडिया है, मतलब कह रहा है कि बड़ाई कर रहा है कि वाह क्या बहुत बड़ा आइडिया दिया है भाई, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो एक प्रशंसा सूचक है, ठीक है ना। आगे बताते हैं कि वे क्या है, वे बहुत कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो वे जो है, इसी का अंडरलाइन है। इसका क्या, सबसे पहले तो समझिए, ये जो वे है वो क्या है, सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। आप लोग ग्रामर में अच्छे से पढ़े होंगे, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि आपको सर्वनाम संज्ञा पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अब समझिएगा कि ये तो ना तो फर्स्ट पर्सन का बात हो रहा है, ना तो सेकंड पर्सन का बात हो रहा है, ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा है। तो सर्वनाम है वो कैसा सर्वनाम है? अन्य पुरुष है। एक सेकंड, ये कैसा है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुष वाचक सर्वनाम है। कैसा है? ये अन्य पुरुष वाला, यानी थर्ड जेंडर वाला। आगे बताते हैं, सॉरी, थर्ड पर्सन वाला। ये क्या है? आधारात्मक एक सेकंड, ये आदरार्थक। क्या है? आदरार्थक। ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन।
थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में मेरा थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि हम हमेशा से सीबीएसई वाले लड़कों को पढ़ाते थे और हिंदी कभी पढ़ाया नहीं है। मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, साइंस है, और हम 11th-12th को ज़्यादा पढ़ाते हैं, 10th को बहुत कम के ना के बराबर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर हिंदी में ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन हो तो आप थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं, आपको अलंकार पहचानना है और इनमें से जो 5 क्वेश्चन इनमें से किसी 4 का आंसर देना, हम 5 का आंसर दे देंगे आपको, ठीक है। कि सहस बाहु सम सोरिपु मोरा, ये एक कविता का लाइन है। क्या है? कविता का लाइन है। ये कैसा अलंकार है इसको आपको बताना है। तो सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, ये कहने का मतलब है ना कि सहस बाहु सम, रिपु का मतलब होता है दुश्मन होता है। क्या होता है? दुश्मन होता है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो कोई सहस बाहु है ना, उसके जैसा जो दुश्मन है वो मेरा कैसा है? सहस बाहु जैसा है। तो ये कैसा उपमा दे रहा है? क्या दे रहा है? उपमा। उपमा मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल देना। क्या होता है? एग्जाम्पल देना है। तो कोई व्यक्ति है जो कहना ये चाहता है कि जो मेरा जो दुश्मन है वो कैसा है? सहस बाहु जैसा है। कैसा है? सहस बाहु जैसा है, ठीक है ना। तो ये कैसा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं, एक सेकंड, हाँ। छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, ठीक है। आगे देखते हैं, छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, ये किस तरह का अलंकार है? तो ये अतिशयोक्ति है। क्या है ये? अतिशयोक्ति है। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है ना। यानी कि बूढ़े पीपल क्या है? अगला क्वेश्चन, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। क्या की? जुहार की। तो ये मानवीकरण है। ये क्या है? मानवीकरण अलंकार है। ये जो बूढ़ा पीपल है ना, वो आप मान लीजिए ये जुहार नहीं गुहार होगा। क्या है यहाँ पे होगा? गुहार होगा। गुहार मतलब आवाज़ लगाना, ठीक है ना। आवाज़ लाना, मदद की भीख मांगना, ठीक है, या मदद के लिए पुकार लगाना। तो बूढ़े पीपल, अब देखिएगा समझिएगा कि पीपल तो पेड़ है, वो तो आदमी जैसा पुकार लगा नहीं सकता है, गुहार कर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो उपमा दिया गया है, जो अलंकार है, वो कैसा है? मानव जैसा है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? मानवीयकरण अलंकार बोलेंगे। आगे देखते हैं, तुम तो कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। है क्या है? तुम कालू हाँक जानू लावा, बार बार मोहि लागू बुलावा, ठीक है। ये कैसा अलंकार होगा? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसा है ये? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। आगे देखते हैं कि बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु, ठीक है। बढ़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानु, इसका कैसा? रूपक है। क्या है ये? ये रूपक अलंकार है। कैसा है ये? रूपक अलंकार। आई होप ये समझ में आ गया होगा। खंड सी देखते हैं, ग देखते हैं। पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक के पुस्तक, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है पूरा कैसा है? आपका जो सिलेबस जो चल रहा है हिंदी में उस पे है, और ये टोटल कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। देखते हैं, ये कहने का मतलब है कि जो आपको फिर पैसेज दिया गया है, सिंपल समझे तो फिर पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों में संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय उप शास्त्रीय गायन वादन के उत्कृष्ट सभा होती है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वो भी काशी के बाहर रहते हैं, तब विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बचती है। कहते हैं, इसका आंसर देखते हैं कि काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजना की विशेषता क्या है? कथन इसके लिए चुनना है। यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता, सही बात है। आयोजन 5 दिनों तक चलता, ये भी सही है। प्राचीन संस्कृति है, ये भी सही है। और शास्त्रीय और उपशास्त्रीय वादन होता है, तो ये सब सही है। क्या है? ये सब सही है। तो ये क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसमें तो सबका सही का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए कि जो इसमें 1 सही है, इसमें 2 भी सही है, इसमें 4 सही है। ये प्राचीन संस्कृति दिया हुआ है क्या?
संस्कृति नहीं है, एक परंपरा है। क्या है? परंपरा है। परंपरा और संस्कृति में फ़र्क होता है, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा बहुत हम ये सही से देखे नहीं, हम प्राचीन को बस देख के ही कन्फ्यूज हो गए। एक ऐसा एक प्राचीन परंपरा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 1, 2 और 4 क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर आंसर जो इसका 4 है, ऑप्शन 4 वो क्या है? सही है। एक्सेप्शन रीजन क्या है? बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, जो कि सही बात है भाई। क्या है वो क्या है? एक तो वो दूसरे मजहब से आते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है वो हिंदू के प्रति यानी हनुमान जी के प्रति भी क्या है उनकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। सही बात है, ठीक है। तो इसका क्या है? जो ऑप्शन सी है वो क्या है? सही है, ए, और उसका रीजन दोनों सही है, और ए क्या है? उसका सही एक्सप्लेनेशन है। देखते हैं, गांधी काशी के बाहर कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खां जी के किन के प्रति आस्था प्रकट करते थे? तो कैसे करते थे? काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति करते थे। काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है? कौन सी परंपरा है? यह संगीत आयोजन की। इस गद्यांश का मूल भाव क्या है? उचित विकल्प देकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्या है कि काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना सही चीज़ है। बिस्मिल्लाह खां के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना ये भी सही है। बिस्मिल्लाह खां की संस्कृति के प्रति आसक्ति को दर्शाना ये भी आप सही कर सकते हो, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना ये भी सही है। सब सही लग रहा है भाई, पर ऑप्शन 3 इसका सही हमको नहीं लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं दिया हुआ है कि उनके प्रेम के प्रति जो संगीत के प्रति जो आसक्ति है उसको दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का लगभग 25 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि आप पहला क्या है कि क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी? इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया में लिखें। आप ऐसे लिख सकते हो कि कैप्टन के प्रति पान वाले ने एक टिप्पणी की थी, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। और उसने क्या कहा था कि जो लंगड़ा है वो फौज में क्या जाएगा भाई, वो तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा मेंटल है, ठीक है। तो उसका जो टिप्पणी है वो क्या था? व्यंग से परिपूर्ण था। व्यंग मतलब मजाक, ठीक है ना, मजाक से मॉक किया गया कि वो तो लंगड़ा है, क्या जाएगा भाई फौज में, लंगड़ा भी आदमी जाता है फौज में। दूसरा क्या है? नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है, किसी का मजाक उड़ाना भाई ये मोरली सही नहीं है। अगला क्या है? शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया, यानी कि उपहास किया गया। आप कह सकते हो कि जो व्यक्ति जो शरीर से थोड़ा सा विकलांग है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सर्वदा अनुचित ही अभद्रता का प्रयोग होता है, यानी आप समझ सकते हो कि कभी कभी जो ज़्यादा बोलता है ना वो ठीक बात नहीं है। आपको अपने जो आप कह सकते हो ना कि अपना जो बोल रहे हो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा टिप्पणी करना अशोभनीय है, ठीक बात नहीं है, अशोभित है ये। आप पॉइंट में करके लिख सकते हो कि नैतिक मूल्य के विरुद्ध है। ये जो कमेंट था वो एक कह सकते हो कि एक मजाक भरा कमेंट था, व्यंग्यात्मक कमेंट था। साथ ही साथ क्या है, ये सब बोलना अभद्रता का प्रतीक बताता है। साथ ही साथ क्या है कि किसी व्यक्ति का जो शारीरिक अक्षमता है उसका मजाक उड़ाना वो सब सही बात नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? क्या क्या था भाई बाल गोविंद भगत ने? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि बाल गोविंद ने, एक सेकंड यहाँ पे है, कहाँ गया, एक सेकंड, यहाँ मिल गया। बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या किया? तो क्या किया था? बाल गोविंद ने सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या था? उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पुतोहू से मुखाग्नि दिलाकर महिलाओं और पुरुषों के बराबर लाने का प्रयास किया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर पुतोहू के भाई को बुलवाकर आदेश के अनुसार आदेश वाला स्वर में कहा, यानी कि ऑर्डर वाला स्वर में कहा इसकी दूसरी शादी कर देना, ठीक है। तीसरा कह सकते हो इस जो पूरा दोनों सेंटेंस था, यानी दोनों आपको लाइन बोले। पहला क्या था कि अपने पोतों से मुखाग्नि दिलवाया, किसके?
पुत्र का, ठीक है ना। अपने जो पुत्र का जो मुखाग्नि था, यानी कि अपने वो जो लड़की के जो हस्बैंड था उसका जो मुखाग्नि दिया, यानी कि जो लास्ट में मरने के बाद जो मुखाग्नि दिया जाता है ना, हम उसका बात कर रहे हैं। तो मुखाग्नि दिया गया, उसमें क्या है कि वो पुतोह से दिलवाया, जिससे क्या होता है कि जो महिला और पुरुष, ठीक है ना, इसको बराबर लाया जा सके। बेसिकली जो हिंदू धर्म है उसमें महिलाओं को शमशान घाट में जाने का आदेश नहीं दिया जाता, ठीक है ना। तो वो बाल गोविंद भगत ने क्या किया कि अपनी जो पुतोह है ना उससे अपने बेटे का मुखाग्नि दिलवाया, ताकि ये जो महिला और जो पुरुष है इसका जो फ़र्क है समाज में, इसको मिटाया जा सके। और दूसरा आप कह सकते हो कि उन्होंने अपने पुतोह के भाई को बुला के बोला कि इस जो मेरी पुतोह है इसको ले जा और क्या करो इसका कि जाके शादी करवा देना, ठीक है ना। चिड़िया कहाँ से आ गया भाई। आगे हम लोग देखते हैं लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उसकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डाले। यानी कि जो मनु भंडारी है ना, उनको जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, उनकी जो टीचर जो शीला अग्रवाल है, उनका जो रोल है उस पर आपको क्या करना है कि लाइट डालना है, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो शीला जो अग्रवाल हैं वो उनके साथ लंबी बहसों में लेखिका को साहित्य समझाने की प्रयास करती थी, कि जो साहित्य है ना एक लंबे लंबे डिबेट करती थी, जिससे क्या होता था साहित्य को समझाने में मदद होता था। अगले लिख सकते हो कि अनेक महत्वपूर्ण लेखों को पढ़ने का सुझाव देकर मनु के चिंतन और मनन को सवार, यानी कि बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या सुझाव दिया कि आप अलग अलग राइटर को पढ़ो, ताकि आपका जो ये क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है और जो डिबेट करने का जो क्षमता है वो बढ़े आपका, ठीक है। उन्होंने साहसी और आत्मविश्वासी बनाया। मनु को क्या बताया, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया उनमें, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको उन्होंने इनकरेज किया, ठीक है ना। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बनाए। ये जो देश का जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसमें उन्होंने क्या किया कि बताया कि इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट लेना है और हमारे देश के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके विषय में आप बताएं, ठीक है। उनके जो सीली बातों से लेखिका को रगों में खून में लावा बदल गया। एक लाइन में आप कह सकते हो कि एक किताब में मेंशन है कि उनका जो सीला जो भाषण होता था, उनका जो बात होता था, उससे लेखिका के जो रग में ना लावा उबलने लगता था। तो क्या हुआ कि जो देश में ये जो फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था उसको सपोर्ट करने के लिए मनु भंडारी को उन्होंने क्या किया कि बताया कि आप देश में का कैसे मदद कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कि आज भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। सुसंस्कृत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे, इसका आप आंसर जवाब खुद ही दे सकते हो, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन है जो ऐसा क्वेश्चन बेस्ड है जो किताब पे बेस्ड है, ठीक है ना। हम आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा करवाएंगे जो ग्रामर से रिलेटेड ज़्यादा क्या हो, ग्रामर से रिलेटेड है, क्योंकि पूरे साल जो बच्चे होते हैं ग्रामर थोड़ा कम पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये जो पैसेज आता है ना, जिसको कैसे जवाब देना है, इसको आपको लिखवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पठित काव्यांश, यानी एक कविता है, उसका जो पढ़कर आपको क्या करना है कि आपको आंसर देना है। सिंपल बात समझो। उधो तुम हो अति बड़भागी, यानी उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुनरिनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न तकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बड़ा ही थोड़ा सा टंग ट्विस्टर लैंग्वेज है, ठीक है ना। कोशिश किए हैं कि ठीक ठाक हम पढ़ें। इसका आंसर देना है, आपको पढ़ना है कि उपयुक्त पदों में वाक्य और श्रोता क्रमशः कौन है, ठीक है ना। तो ये जो वक्ता यानी कि बोलने वाला कौन है, उसको श्रोता सुनने वाला कौन है, ये पद में आपको बताना है। तो बोलने वाला कौन है, सूरदास है, और सुनने वाला कौन है, उद्धव है, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको बताते हैं कि ये जो कहानी, ये जो काव्य है ना, इसका कहने का मतलब क्या है कि उद्धव कोई आदमी है, आदमी नहीं, बेसिकली ये कृष्ण भगवान के क्या थे कि दोस्त थे, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है कि जो सूरदास थे वो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है ना। तो ये उद्धव को क्या बोलते हैं कि वो बताते हैं ना कि
ये कविता के थ्रू क्या करते हैं, उद्धव को कुछ सुझाव देते हैं कि क्या है ये, और उनको कुछ बताते हैं। तो इसमें बोलता कौन है, सूरदास जी बोलते हैं, और सुनता कौन है, ये उद्धव जी सुनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनरई पात रहत जल भीतर, तारस देई न दागी। इस पंक्ति स्थिति की ओर संकेत किया। किस स्थिति को संकेत किया है, यानी कि इसका जो आंसर है आप ये कह सकते हो, ये जो पुनरईन पात रहत जल भीतर, तारस देई न दागी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है कि उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर। ठीक है ना, तो इसका आंसर 1 और 4 क्या है, सही है। ठीक है, नहीं ऑप्शन क्या है, 4 इसका सही है। सरसर रीजन गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा। ठीक है ना, व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा, असर्सन है। और कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका सही है कि ऑप्शन सी इसका सही है, कि ऑप्शन ए भी सही है, इसका रीजन भी सही है। गुर चाटी त्यों पागी पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है। ठीक है, तो जो गुड़ होता है ना, चाटी त्यों पागी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चींटी है वो क्या करता है, गुड़ को खाता है। ठीक है ना, तो इसका जो गुड़ है वो कौन है, भगवान कृष्ण है। कौन है, एक सेकंड, गुड़ कौन है, भगवान कृष्ण है। और जो चांटी है, जो चींटी है, वो कौन है, वो है गोपियां हैं। कौन सा है, गोपियां हैं। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इसका क्या होगा, सही होगा, कि गुड़ यहाँ पे कौन है, भगवान कृष्ण है, और यहाँ पे चींटियां हैं वो कौन है, गोपियां हैं। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो है वो किससे किया है, वो है पहला तो कि जल में पड़े रहने वाले पत्ते से की है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि गुड़ से चिपके रही चींटियों से किया है। तो ऑप्शन ए और क्या है, ऑप्शन 1 और सॉरी एक सेकंड, ए ऑप्शन 1 और सी तो है नहीं, पहला सही है। दूसरा क्या है कि जल में पड़े रहने वाली तेल की गागर से, ये सही है। और गुड़ में चिपके रहे चींटिया से नहीं, ये तो गोपी से उसका किया गया है कंपेयर। कृष्ण की प्रीति नदी में पांव डुबाने से। इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1 और 2, यानी कि पहले तो क्या है, उद्धव का क्या है कि कमल वाला जो फूल पत्ता है उससे कंपेयर किए हैं, और दूसरा क्या है कि जो गागर में, जो तेल में जो गागर होता है ना, उससे कंपेयर किया है। ये जो थर्ड लाइन है, ये चींटी और किसका, चींटी और जो गोपी है उसका कंपेयर किया गया है। और ये नदी में पांव डुबाने वाला ये अलग चीज़ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बी। अब देखते हैं ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब जो ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये क्या है, वेरी शॉर्ट है। क्या है, शॉर्ट, और जो लॉन्ग है, ठीक है, खंड ख, ये सब क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको या तो आपको सबसे पहले देखें कि जो मेधावी छात्र आपको पत्र लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है, लेटर, और ये जो एप्लीकेशन वगैरह है ये आपको खुद से लिखवाना पड़ेगा। हम आपको बोर्ड पे जो पहले जो हमारा जो बेसिक बोर्ड वीडियो वाला आता है, जिसमें हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं, उसमें क्या करेगा, क्या रहेगा आपका, ये जो लॉन्ग है, क्या है, शॉर्ट, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसका हम लोग क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ ये जो लेटर है, ये जो लेटर लिखना होता है, यानी जो पत्र लिखना होता है, और जो इसका जो एप्लीकेशन होता है, क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, और जो लेटर होता है, दोनों हम लोग क्या करवाएंगे, ये हम लोग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए जो सैम्पल पेपर जो वीडियो है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो हिंदी का जो सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, जो 2024 का सैम्पल पेपर रहेगा। और ये सब अगर आप 5 साल का भी सैम्पल पेपर कर लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया खुल जाएगा कि किस तरह का पेपर आता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।